नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आपका जिला आपकी खबर में। शुरुआत करते हैं खबरों की। पंचकुला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। सीएम मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और कृषि मंत्री जेबी दलाल समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बताएं कि ई विधानसभा को लेकर यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पेपरलेस विधानसभा करने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं इस बार का मानसून सत्र ई सत्र होगा, जो कि 8 अगस्त से होगा। उन्होंने बताया कि इस बार विधायक टैबलेट्स के जरिए विधानसभा में अपने अपने मुद्दों को उठाएंगे। विधानसभा की सारी जो कार्य पद्धति है, जो विधि हमारी चल रही है, उसके आगे बढ़ने में एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। क्योंकि अब सारी दुनिया वो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है कि विधानसभा में अब हम ई सेवा इसके माध्यम से अपने सारे काम अब ऑनलाइन करेंगे। जो बड़े बड़े गट्ठड़ हमको कई बार मिल जाते हैं बजट के समय या विधानसभा के अन्य जो कमेटियों की रिपोर्ट्स होती हैं, उसके नाते से भर भर के ले जाते हैं। अब आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि ये विधानसभा का जब सारा शुरू हो रहा है, अब इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा विधानसभा का सत्र, प्रश्नोत्तर सारे जो आपको बंडल, अब मंत्रियों को तो पूरे बंडल लेके जाने पड़ते हैं, सब तैयारी करनी पड़ती है, सबके पास भी आते ही हैं, चाहे स्टार्ट प्रश्न हो चाहे अनस्टार्ट हो, सब उसी के अंदर लोड हो जाएंगे। जितने हमारे नोटिफिकेशन होते हैं विधानसभा के, या हमारे जितने ऑर्डिनेंस हैं, जो हमारे बिल हैं जिसको हम एक्ट बनाते हैं, वो सारे पढ़ने के लिए अपने को वहां मिल जाएंगे। देश भर की बाकी विधानसभाएं भी जुड़ी होंगी इससे, सब विधानसभाएं प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। आपको उन विधानसभाओं में, लोकसभा में क्या चल रहा है, क्यों है ना, ऐसा हम तुलना भी कर सकते हैं अपनी विधानसभा की उन विधानसभाओं की। प्रश्न भी हमारे क्या आते हैं, वहां क्या होते हैं, उनके कानून क्या है, हमारे कानून क्या है। विधायक का वास्तव में असली काम तो विधायी काम है, यानी विधेयक पारित करना, उसके अनुसार प्रदेश की शासन व्यवस्था को चलाना। इसलिए हमारे विधायकों को अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए ई सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। इतनी शायद पुस्तकें हम अपने घर में ले जाकर पढ़ भी नहीं सकते। एकदम इसमें पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता के साथ साथ जैसे बताया पेपरलेस। आज पर्यावरण के नाते भी संयोग से हमारे संसदीय कार्य मंत्री पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो पर्यावरण के नाते भी बहुत बड़ा एक उपयोग होगा। कागज बचेगा। कागज बनाने में आखिर तो पर्यावरण दूषित होता ही है। पेड़ कटते हैं, पेड़ों से कागज बनता है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, वेस्ट होता है, फिर उस कागज को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए फिर हमको आग लगानी होती है या कोई और उपयोग करते हैं। पर्यावरण का दूषित होना भी इससे काफी बचता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो टोटल वातावरण के अंदर इसका हमको लाभ होगा। हम सब ई सेवा में अगला काम जो कर रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड्स का कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि अगर न्यायालयों में जाकर के देखें, लिटिगेशन के सबसे ज्यादा केसेस अगर हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन है किसकी, गलत ढंग से नाम चढ़ गया, उसने कब्जा कर लिया, डिमार्केशन में ये लाइन वहां से वहां है, यहां से वहां है, एक ही जमीन 4 जगह बिक रही है, कौन उसका असली मालिक है। तो कितने ही झगड़े जमीनों को लेकर के हैं, क्योंकि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है डिजिटलाइज नहीं है। उसको पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर रहे हैं। हर एरिया की अपनी पहचान वो सुनिश्चित होगी, उसका एरिया निश्चित होगा, चाहे वो भवनों की प्रॉपर्टी है, जमीन है, चाहे वो खेती की जमीन है, चाहे उद्योग की जमीन है। इन सब चीजों का एक सिस्टम उसमें लैंड रिकॉर्ड बनने के बाद मुझे लगता है कि आगे गड़बड़े होने के जो अवसर हैं ये भी कम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिंजौर पहुंचे, जहां उन्होंने पिंजौर बाईपास के निर्माण कार्य का औचक से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारणों की जानकारी ली और उन्हें आगामी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कर बचे हुए काम को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विकास के मामले में आज हरियाणा देश में अग्रणी राज्य बना है। प्रदेश में आधारभूत ढांचा मजबूत बना है। इसी का परिणाम है कि निवेशकों के लिए हरियाणा सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे तो तस्वीर में आप देखिए, उनके साथ डीसी पंचकुला महावीर कौशिक मौजूद रहे और भी तमाम स्थानीय अधिकारी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे।
तावड़ू में शहीद हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर पूरा माहौल गमगीन हो गया और हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं स्कूली बच्चों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शहीद सुरेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए। साथ ही हरियाणा पुलिस के डीजीपी पीके अग्रवाल सहित आला अधिकारी, राजनेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रशासन के कई अधिकारी यहाँ पे पुलिस के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या को लेकर हरियाणा सरकार लगातार एक्शन में है। अब सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच करवाने का फैसला लिया। गृह मंत्री अनिल विज ने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने मेवात में खनन माफिया द्वारा डीएसपी की मौत के मामले में न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने तावड़ू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की माइन माफिया द्वारा डंपर से कुचलकर हत्या कर दिए जाने और उस सारे क्षेत्र में इलीगल माइनिंग की जांच कराने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी गठित करने का फैसला किया। बारिश होने से जहां लोगों को कुछ राहत मिली, तो वहीं परेशानियों का कारण भी बारिश बन रही है। बरसाती सीजन के आते ही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों ने पांव पसारने शुरू कर दिए। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। जिले में 5 डेंगू और 1 मलेरिया का केस सामने आया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर डेंगू का लार्वा भी चेक कर रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहा है। आपको बताएं कि सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल्स में डेंगू मलेरिया का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त कर दिया है, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 600 रुपए फीस निर्धारित की गई है। डेंगू के लिए स्वास्थ्य विभाग, डेंगू क्या पूरी जो भी मच्छर जनित बीमारियां हैं सबके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। डेंगू के लिए हमने सिविल हॉस्पिटल में 8 बेड रिजर्व कर दिए हैं, एक डेंगू वार्ड बना दिया, 8 बेड रिजर्व हैं। और ऐसे ही एसडीएच जगाधरी में भी 4 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। इन केस एनी पेशेंट गोज क्रिटिकल तो फिर हम उसको सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। फरीदाबाद में बादशाह खान अस्पताल एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी से जूझ रहा है, जहां जरूरतमंद मरीजों को 13 जुलाई से ही एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा। मरीजों का कहना है बादशाह खान अस्पताल में इंजेक्शन न होने की वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जिसकी कीमत उन्हें 3 गुना ज्यादा देनी पड़ती है। इस मामले में जब अस्पताल के पीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वेयर हाउस में मेल के माध्यम से एंटी रेबीज इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दवाइयों की डिमांड की गई है। जल्द ही इनकी कमियों को पूरा कर लिया जाएगा। कुछ मेडिसिन हैं लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कुछ जो मेडिसिन नहीं हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे आपने बताया एंटी रेबीज जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही खत्म हुआ, वो असल में वेयर हाउस होते हैं सरकार के, जिनके थ्रू ये उपलब्ध कराए जाते हैं भिन्न भिन्न जिलों में। तो वो वाली दवाइयाँ खत्म है, अदरवाइज तो ज़्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सिरसा में अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आशा वर्कर सड़कों पर उतर गई है, जहां आशा वर्कर्स ने बरनाला रोड रघु सचिवालय परिसर में इकट्ठे होकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए आशा वर्कर्स डीसी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मांग पत्र एसडीएम जयवीर यादव को सौंपा।
हमारी जो मांगे हैं कुछ 2018 से सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था, वो अभी तक लागू नहीं किया और मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी में 5,000 का ऐलान किया था, वो भी अभी तक नहीं दिए गए और हमारे से ऑनलाइन काम ज़्यादा कराया जा रहा है। ऑनलाइन काम के बारे में दबाव बहुत ज़्यादा डाल रही है सरकार, इसलिए हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे और जो हमारी 8 एक्टिविटी का उन्होंने 50% काटा है वो हमारा लागू कर दीजिए और अभी 10 दिन का टाइम है सरकार के पास। अगर 10 दिन में वो हमारे साथ समझौता नहीं करते तो हम सारी आशा वर्कर फिर दरी पे बैठ जाएंगी। तब जब तक हमारा समझौता नहीं होएगा तब तक हम दरी पर ही आंदोलन करेंगी और लंबा आंदोलन चलाएंगे। हमारी जो मांगे थी 2018 की पेंडिंग है जी, वो हमें सरकार को बार बार हड़ताल करके समझौता भी कर रहे हैं लेकिन लागू आज तक नहीं किया जी, 4 साल हो गए। और 2018 के बाद सर आप देखो महंगाई कितनी बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी है तो हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी करनी चाहिए सरकार को। इस बात पे सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ऑनलाइन काम जो आशा के ऊपर थोप रही है उसका भी सरकार हमें 1 रुपया तक नहीं दे रही। आशा वर्कर्स ने कहा है कि अगर 10 दिनों के अंदर अंदर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी करेंगे, जिनकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। 2018 में उनकी कुछ मांगों को माना गया था, लेकिन मांगे माने जाने के बावजूद उन्हें अभी तक लागू नहीं किया है, जिसे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी आज स्पष्ट की है। गोहाना पुलिस को शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सूचना मिलने के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसके बाद शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब तस्कर 2 गाड़ियों में शराब छिपाकर हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 66 शराब की पेटियां बरामद की है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में पेश कर उन्हें पूछताछ पर रिमांड लेने की तैयारियां शुरू हो रही है। जानकारी पुलिस ने दी है। आज रात की बात है, रात को हमें बुक ली थी। 2 गाड़ी हैं, एक दिल्ली नंबर है, एक गुड़गांव नंबर है, एक स्विफ्ट डिजायर, एक SX4। इन दोनों के अंदर सूचना शराब होने की सूचना मिली थी। इन पर हमने रेड की और दोनों गाड़ियों को पकड़ लिया। दोनों गाड़ियों को पकड़ने पर इनके अंदर 5 तो आधे मिले हमें। सोनीपत में एक ऐसी जानकारियां सामने आई जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। जी हां, सोनीपत के खरखोदा से खौफनाक वारदात का मामला सामने आया है। एक ही दोस्त ने दूसरे दोस्त के सर पर शराब पीने के बाद ईंट मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है दोनों ने पहले शराब पी, इसके बाद उनमें किसी बात पर जमकर झगड़ा हुआ। इसकी वजह से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सर में ईंट मारी और हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही मामले की जांच पुलिस कर रही है। से ब्लड निकला हुआ है और वो घायल बना हुआ है। और जो ये नौकर है वो कुलदीप सिंह दीन दृष्टि का रहने वाला है। और इस सूचना के आधार पर हम जब मौके पे पहुंचे तो हमें सारी कार्रवाई वहां देखकर देखी। जो उसका नौकर था वो डेड अवस्था में था। जो मौका पर FSL टीम को लाकर हमने सारा निरीक्षण वगैरह कराया गया है। एक तरफ बरसात से लोगों में थोड़ी सी खुशहाली है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की मुसीबत को भी बरसात ने बढ़ाकर रख दिया है। रतिया में तेज मूसलाधार बारिश से सड़कों बाजारों में 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया। इससे न केवल पैदल आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि
वाहनों को भी आने जाने में काफी कठिनाइयां हो रही है। अब टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर फतेहाबाद की है, जहां देर रात से हो रही तेज बरसात से जगह जगह जलभराव हुआ। दूसरी तस्वीर रतिया के गांव मेहरवा के सरकारी स्कूल की है, जहां भारी बरसात होने से स्कूल के मैदान में पानी भर गया। तीसरी तस्वीर भिवानी की है, जहां साफ दिख रहा है कि इस तरह सड़कें पानी से लबालब हैं। शहर के सर्कुलर मार्ग पर करीब 2.5 से 3 फीट पानी जमा हो गया। चौथी तस्वीर तोशाम की है, जहां बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए, सड़कें जलमग्न हो गई। पांचवी तस्वीर है कैथल की, देर रात से हल्की बारिश हो रही है, लोग इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। छठी तस्वीर सोनीपत की है, जहां झमाझम बारिश के मौसम में लोगों का मिजाज हंसमुख हो गया है। तो ये 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश से लोगों को राहत की सांस मिली, तो कहीं ये बारिश लोगों के लिए आफत भी बनकर सामने आई। फतेहाबाद, रतिया, भिवानी, तोशाम, कैथल और सोनीपत की ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम विभाग ने अब भी इस बात का अनुमान जताया है कि आने वाले समय में बरसात अभी और भी हो सकती है, लेकिन ऐसे में व्यवस्थाओं और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा जो है वो आम लोगों को, आम जनता को भुगतना पड़ता है। कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रभावित होती है, सड़क मार्ग पूरी तरह से प्रभावित होता है और सीधे मुसीबत आम आदमी को, आम जनता को होती है। बहादुरगढ़ में नगर परिषद के कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया। समान काम, समान वेतन और एरियर की मांग को लेकर नगर परिषद के कर्मचारी पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर थे। मांगे पूरी न होने पर गुस्साए कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया। 22 जुलाई को अपनी मांगों को लेकर डीसी और डीएमसी का घेराव करने की बात कही। आज हमारा 11वां दिन है हड़ताल का, क्योंकि हम 2 मांगों ने लेकर के हड़ताल पर गए थे, जिसमें डीसी के माध्यम से, डीएमसी के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से और कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से। लेकिन आज तक हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन, झज्जर और नगर परिषद के अधिकारियों ने बातों में सहमति नहीं जताई, इसलिए हम अब सड़कों पर उतरे हैं। गोलाचीका के ग्रामीणों ने सड़क पर धान की फसल लगाकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। चीका विकास कार्य करवाने वाले प्रशासन की पोल पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर गांव अजीमगढ़ की सड़कें सरेआम खोल रही हैं, जहां सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं और जिन्हें देखकर ये बताना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क है। किलोमीटरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਲੋਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ सोना से इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है बीमा करवाने के नाम पर एक होटल में महिला को बुलाया गया, उसके बाद 3 युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। इसके साथ ही महिला को पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने विकास जग्गू और उसके 2 साथियों पर रेप करने का आरोप लगाया। पूरा मामला भौंडसी पुलिस थाने का है। पीड़िता ने बताया कि 2019 में पॉलिसी कराने के नाम पर उसकी विकास जग्गू से मुलाकात हुई थी। विकास जग्गू ने उससे अपनी मां की पॉलिसी कराई थी और उनकी मृत्यु होने पर कंपनी से पॉलिसी का क्लेम दिलाने में उनसे ही
विकास की मदद की थी। पीड़िता ने बताया कि बीते 15 दिन से विकास उससे अपने किसी जानकार व्यक्ति जितेंद्र चौधरी की 30 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी कराने की बात कर रहा था और उसे बुला रहा था, जिसके बाद वो एक होटल पहुंची जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। तीन युवकों पर यहां पर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। और चंडीगढ़ से भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीधे रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपको बताएं, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संदीप सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद संदीप सिंह ने जानकारी दी। 8 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे से सत्र शुरू होगा। कैबिनेट बैठक में 11 एजेंडों पर चर्चा होने की बात भी संदीप सिंह ने कही। एसपीओ के पद पर 2000 रिटायर्ड आर्मी के जवान नियुक्त होंगे, ये बात उन्होंने कही। तो जिन विषयों को लेकर संभावना हरियाणा न्यूज ने सुबह जताई थी, उन मुद्दों पर बातचीत हुई है इस बैठक में, जिस पर तमाम विषयों की और बातचीतों की जानकारी जो है वो खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। संदीप सिंह ने कैबिनेट मीटिंग में जो भी फैसले हुए हैं उस बात की जानकारी साझा की है और बताया है कि विधानसभा का ये मानसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होगा। दोपहर 2 बजे से मानसून का सत्र शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट बैठक में 11 एजेंडों पर चर्चा हुई है। संदीप सिंह ने ये जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 8 तारीख को सोमवार को 2 बजे से शुरू होगा और गवर्नर साहब को उनका न्योता दे दिया जाएगा और ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई था नहीं और एजेंडे जो थे वो बहुत छोटे एजेंडे थे, 11 एजेंडे थे, जिसमें से मेन तो यही था कि एक हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट जो है उसमें 2% जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें 1% जो है वो एमसी जो है एरिया के उनको दिया जाएगा और एक जैसे अथॉरिटीज़ हैं जैसे जीएमडी है, एफएमडी है, पीएमडी है, इनको दिया जाएगा। स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो हैं लगभग 2000 के आसपास उसको लिया जाएगा 1 साल के लिए, जिसमें एक्स आर्मी मैन, पैरामिलिट्री फोर्स, एचआई, एसएफके इनको लिया जाएगा। तो ये बेसिकली है, बाकी तो बहुत छोटे एजेंडा थे। तो आज का जो ये 8 का जब तक चलेगा, जो भी फाइनल होंगे 2 बजे से शुरू होगा। संवाददाता रवि कालीरमन है हमारे साथ। रवि, जिन विषयों को लेकर सुबह संभावनाएं जताई जा रही थी, तमाम वही विषय जिन पर बातचीत हुई है कैबिनेट की मीटिंग में, संदीप सिंह ने जानकारी दी है। बिल्कुल केशव, देखिए खेल मंत्री संदीप सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी जो है वो 8 अगस्त हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। 8 अगस्त को 2 बजे से सेशन की शुरुआत होगी। कैबिनेट ने इस कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कितने दिन का सत्र चलेगा तो वो बीएससी की मीटिंग जो होती है उस पर तय किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये देखती है कितना बिजनेस आया है, कितने सवाल आए हैं, कितने इमोशंस लगे हैं, उसके हिसाब से जो है सेशन की अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से 3 दिन की जो है वो मांग की गई थी और अब कहीं ना कहीं जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये तय होगा कि कितने दिन ये सेशन चलने वाला है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो केशव, म्यूनिसिपल कमेटी में स्टैंप ड्यूटी जो 2% लगती थी उसमें 1% म्यूनिसिपल कमेटी जबकि 1% पीएमडी को मिलेगा। तो ये एक फैसला लिया है और सबसे बड़ा जो फैसला है वो एसपीओ के तौर पर लिया गया है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर 2000 रिटायर्ड आर्मी के जवानों को नियुक्ति दी जाएगी। इस बार की जो कैबिनेट थी काफी छोटी थी और कम एजेंडे कैबिनेट में रखे गए थे। कुल 11 एजेंडे थे जिन पर चर्चा हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए रवि। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।